नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश चैनल में। दोस्तों आज का टॉपिक है वो है थायराइड के ऊपर। दोस्तों थायराइड एक काफी कॉमन शब्द है जो आपने और हमने काफी ज्यादा इसको आजकल सुनने को मिलता है। डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट में, मेडिकेशंस में अभी थायराइड जो है वो काफी ज्यादा सुनने को मिलता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे इसके ऊपर रिसर्च किया गया, इसके बारे में अवेयरनेस पता चलती गई लोगों को, तो इसके बारे में जैसे जानकारी आएगी तो ये एक बॉस है हमारे बॉडी का। भले एक छोटी सी ग्लैंड है जो कि हमारे गले में रहती है, लैरिंग्स के नीचे बटरफ्लाई शेप में रहती है, पर ये एक बॉस है हमारे बॉडी का। काफी जो चीजें हैं, जो फंक्शनिंग है हमारे बॉडी की, वो मेंटेन करता है, उसे रोल आउट करता है, उसे सुपरवाइज करता है। जैसे कि हार्ट रेट हो गया, डाइजेशन हो गया, हमारा मेटाबॉलिज्म हो गया, हमारी हाइट बढ़ना हो गई, ग्रोथ के ऊपर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि काफी ज्यादा जैसे भूख वगैरह भी है। तो ये सब चीजें जो है, ये थायराइड जो है वो काफी अच्छे से मेंटेन करता है। फिजियोलॉजी जो है हमारे बॉडी की काफी मेंटेन करने का काम थायराइड करता है। किस तरीके से ये क्या करता है? दो तरह के एक अमाइन जो हार्मोन्स है, अमाइन जो नेचर के जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज करता है, जो कि लिपिड सोल्यूबल रहते हैं और वो फिर हमारे सेल्स के अंदर जाके काम करते हैं और काफी इंपॉर्टेंट जो हमारे बॉडी के फंक्शंस हैं उससे रोल आउट करने में हेल्प करते हैं। अब ये मैंने आपको सिंपल तरीके से बता दिया कि ये किस तरीके से होता है। अब हम लोग समझने वाले हैं कि ये किस तरीके से, थोड़ा डिटेल में और काफी सिंपल भाषा में मैंने इसको बनाया हुआ है। कोई भी आम व्यक्ति है उसको आसानी से ये बातें समझ सकती है। पहले आगे बढ़ने से पहले मैं दो तीन चीजें आपको क्लियर कर लेता हूं कि मैं कुछ टर्म्स इस्तेमाल करूंगा कि हार्मोन्स का नेचर, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, अमाइन लिपिड सोल्यूबल हो गया। तो ऐसे अलग अलग जो हार्मोन्स के नेचर हैं, इसके बारे में मैंने हार्मोन्स में क्लियर कर चुका हूं। उसके बाद जो मैंने हाइपोथैलेमस के ऊपर पिछला वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। काफी चीजें जो है हमारे बॉडी की ये कंट्रोल करता है, काफी हार्मोन्स, ग्लैंड्स को जो है ये इसका मास्टर है हाइपोथैलेमस। उसके बारे में आप समझ सकते हैं। कुछ मैं बोन्स के बारे में बात करूंगा, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट के बारे में सबसे आखिरी में। वो मैंने बोन्स के टॉपिक में ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं, तो वो वीडियोस भी आप रेफर कर सकते हैं ताकि आपको बेसिक चीजें जो है, इसमें जो बेसिक टर्म्स हैं वो क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये थायराइड के सेल्स का एलएस जो लिया हुआ है, जो माइक्रोस्कोप में, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, ये जो आपको रेड कलर का जो सर्कल दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है थायराइड फोलाइकल्स, यानी कि जो थायराइड सेल्स के, जो थायराइड के जो फोलाइकल्स रहते हैं उसे कहा जाता है थायराइड फोलाइकल, या सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि थायराइड के सेल्स हैं। अब ये फोलाइकल के भी सेल्स होते हैं, जैसे कि ये जो सर्कल मैंने आपको रेड दिखाया है, ये हो गए फोलाइकल के सेल, इसलिए इसे कहा जाता है फोलाइक्यूलर सेल। ठीक है, अब इसके अंदर जो ब्लू कलर के जो सर्कल आपको दिखाई दे रहे हैं सेल के अंदर, इसे कहा जाता है पैराफोलाइक्यूलर सेल या फिर सी सेल। इसके बारे में भी हम लोग सबसे लास्ट में समझेंगे। और ये जो रेड कलर का आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जो गैप दिखाई दे रही है, इसे एक कोलॉइड कहा जाता है। ये एक जेल लाइक सब्सटेंस रहता है जिसे हम लोग कोलॉइड कहते हैं। ये जो ब्लैक कलर की जो मैंने इसमें लाइनिंग बनाई है, ये ब्लड कैपिलरीज हैं जो ब्लड सप्लाई करने का काम यहाँ पे करती हैं। ठीक है, अब होता क्या है, बेसिकली हम लोग सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। हाइपोथैलेमस जो कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, वो एक तरह का हार्मोन रिलीज करता है जो कि पेप्टाइड हार्मोन है, पेप्टाइड नेचर है हार्मोन का। ठीक है, ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है। अब ये क्या करता है, डायरेक्टली तो थायराइड के पास नहीं जाता, तो बीच में इसका जो मीडिएटर रहता है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके बारे में मैंने पहले क्लियर कर चुका हूं। तो ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस एंटीरियर पार्ट जो रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसको स्टिमुलेट करता है ताकि वो एक हार्मोन रिलीज करे जिसका नाम है टीएसएच, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो नेचर है वो है ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन। ठीक है, ये जैसे कि पेप्टाइड हार्मोन है तो ये ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है। तो ये क्या करता है, जैसे ही थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन से अभी सिग्नल आता है तो वो थायराइड ग्लैंड पे काम करता है। तो थायराइड ग्लैंड के अंदर जो थायराइड सेल्स रहते हैं, जो फोलाइकुलर सेल जिसे मैं कह रहा हूं, उस पे ये काम होता है। वहां पे ये क्या करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, ये हार्मोन फोलाइकुलर सेल्स के ऊपर जाता है। फोलाइकुलर सेल्स के ऊपर जो टीएसएच रिसेप्टर्स रहते हैं, मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रिसेप्टर्स रहते हैं, जहां पे वो चिपक सकता है, बाइंड कर सकता है। और इस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर का नाम है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, से दूसरा नाम भी इसको कहा जाता है। तो ये टीएसएच क्या करता है, फोलाइकुलर सेल्स के ऊपर जो बाइंडिंग्स रहती हैं, रिसेप्टर्स रहते हैं, वहां पे जाके वो बाइंड होता है, चिपकता है, और फिर थायराइड को बोलता है कि आप T3 और T4 को रिलीज करो। ये एक सिंपल इसका मेथड है। दूसरे स्टेप में मैंने आपको बताया। अब किस तरीके से T3 और T4 बनता है वो हम लोग समझ लेते हैं। ये जो कोलॉइड है, जो मैंने आपको यहां बताया था, जेल लाइक सब्सटेंस, ये एक थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल से बना हुआ रहता है। अब ये थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल ये टायरोसिन अमाइनो एसिड से बना रहता है।
टायरोसिन अमाइनो एसिड का एक नाम है। ये टायरोसिन अमाइनो एसिड जो थायराइड फॉलिकल्स हैं वो एडवांस बना के रख देते हैं। जैसे ही टीएसएच द्वारा स्टिमुलेशन आता है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड, और टीएसएच के द्वारा जैसे स्टिमुलेशन आता है कि भाभी रिलीज करो T3 T4, तो ये थायरोजिन कन्वर्ट हो जाता है थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स के साथ। फिर ये थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल यानी कि टी, अभी ये जो T3 T4 आपको दिखाई तो इसका टी बन गया। अब ये 3 और 4 क्या है, वो किस तरीके से बनता है वो समझ लेते हैं। तो जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो फोलाइकल को स्टिमुलेट करते हैं कि आप टीएसएच रिलीज करो, तो टीएसएच जैसे ही यहां से बनना शुरू हो जाता है तो टीएसएच के द्वारा जो मैसेज जाता है कि आप फोलाइकल्स को ये कहा जाता है कि जो खाना हमने खाया है उस खाने में से जो आयोडीन है उस आयोडीन को अपटेक करो, उस आयोडीन को अपने अंदर ले लो, ये टीएसएच फोलाइकल्स को बोलता है। तो वहां से जो आयोडीन आता है, इसलिए हमें कहा जाता है कि आयोडीन युक्त खाना खाना चाहिए, आयोडीन युक्त नमक, जिसके बाद बनने का शुरुआत हुई थी। तो आयोडीन का अपटेक हो जाता है। ये आयोडीन जैसे ही आता है तो ये आयोडीन क्या करता है, जो थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल यानी कि ये जो बना है टायरोसिन अमाइनो एसिड से जो थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल बना है उसके साथ बाइंडिंग होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल एक, वो अगर 3 मॉलिक्यूल आयोडीन के साथ मिलता है तो उसे कहा जाता है T3 या फिर ट्राई आयोडोथायरोनिन। ठीक है, और अगर वो थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल 4 आयोडीन मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ता है तो उसे कहा जाता है T4 या तो फिर थायरोक्सिन। तो ये हो गया T3 और T4 के ऊपर। अब ये बन तो गए, अभी फिर कैसा काम करेंगे वो समझ लेते हैं। जैसे ही T3 T4 बन जाते हैं उसके बाद क्या होता है, ये ब्लड वेजल्स में रिलीज हो जाते हैं, ब्लड वेजल्स में अपना काम करना शुरू कर देते हैं। पर T3 T4 जो है वो खुद डायरेक्टली अपना काम नहीं कर सकते, मतलब ब्लड वेजल्स में वो फ्रीली मूव नहीं हो सकते, उन्हें कोई ना कोई चाहिए रहता है जिसके साथ वो मिल के आगे मूव कर सके। ठीक है, तो 2 तरह के स्पेशल प्रोटीन्स रहते हैं जो कि इनको हेल्प करते हैं T3 T4 को ब्लड वेजल्स में मूव करने के लिए। एक है एल्ब्यूमिन, दूसरा है थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन। ठीक है, ये 2 तरह के स्पेशल प्रोटीन इनको सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो T4 आपको दिखाई दे रहा है ये ज्यादातर कोई काम का रहता नहीं है, क्योंकि ये T4 जो है ज्यादा फंक्शनल नहीं रहता है, T3 सबसे ज्यादा फंक्शनल रहता है। तो जब ये फंक्शनिंग में आता है तो T4 कन्वर्ट हो जाता है T3 में। ठीक है, लेकिन जब जो भी प्रोडक्शन होता है T3 और T4 का, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है T4 का, मतलब 80% जो प्रोडक्शन होता है वो T4 का होता है, तो 20% के आसपास T3 का होता है। लेकिन T3 सबसे ज्यादा फंक्शनल रहता है थायराइड मेंटेन केस में, T4 उतना नहीं रहता है, जो कि T4 बाद में T3 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये T3 जैसे ही क्या है, ये लिपिड सोल्यूबल हार्मोन है, इसका नेचर लिपिड सोल्यूबल है। लिपिड सोल्यूबल नेचर के बारे में मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि ये जो लिपिड सोल्यूबल रहते हैं वो डायरेक्टली जो सेल रहता है, होस्ट सेल रहता है, उसकी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं। तो ये क्या होता है, T3 लिपिड सोल्यूबल और डायरेक्टली एंटर हो जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। सेल मेम्ब्रेन के बाद जो न्यूक्लियस रहता है, ये सेल हो गया, उसके अंदर जो मेन यूनिट रहता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर जो न्यूक्लियस रिसेप्टर्स रहते हैं, बाइंडिंग रिसेप्टर्स रहते हैं, उनके साथ जुड़ के ये T3 न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, डीएनए जो रहते हैं, हमारे डीएनए की जो स्ट्रैंड्स रहती हैं, डीएनए के स्ट्रैंड्स के एक हिस्से के साथ मिल जाता है, वहां से वो एक mRNA यानी कि मैसेंजर आरएनए को रिलीज करता है। तो मैसेंजर आरएनए जैसे न्यूक्लियस के अंदर बन जाता है, वो न्यूक्लियस को छोड़ के बाहर चला जाता है, सेल के अंदर चला जाता है। जो ये न्यूक्लियस है ये सेल है, न्यूक्लियस के अंदर गया, एमआरएनए बन के आया वापस, और फिर सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर है ये सेल का, वहां पे एमआरएनए अपना काम करता है। तो ये एमआरएनए क्या करता है, न्यूक्लियस छोड़ने के बाद जो सेल के अंदर राइबोसोम्स रहते हैं, राइबोसोम के साथ मिलके एक स्पेशल काइंड का प्रोटीन बनाता है। ये प्रोटीन क्या करता है, जो सेल्स रिसेप्टर्स रहते हैं या फिर जो हमारे बॉडी में जो डिफरेंट पार्ट्स है हमारे बॉडी में, उन सब के साथ मिलके उनके सबके साथ बाइंड होके अपना फंक्शन करता है, जो भी उसे फंक्शन करना है, जैसे कि हार्ट रेट, मेटाबॉलिज्म, मसल कॉन्स्ट्रक्शन, हंगर, ग्रोथ, या फिर जिसे हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि हमारे बॉडी का फिजियोलॉजी जो मेंटेन करने का काम करता है। फिर उसके बाद वो प्रोटीन जब बन जाता है, अलग अलग सेल्स के साथ बाइंड होने के बाद वो अपना काम शुरू कर लेता है। तो ये था पूरा T3 के ऊपर, और इसके पूरा जो फोलाइकुलर सेल्स हैं उसका फंक्शनिंग के ऊपर। अब यहाँ पे जो C सेल्स हैं उसके बारे में समझ लेते हैं, या जिसे पैराफोलिकुलर सेल्स कहते हैं।
बोन्स जब बनती हैं तो उसमें ऑस्टियोब्लास्ट सेल रहती हैं और बोन्स को डिग्रेड करने के लिए ऑस्टियोक्लास्ट सेल रहती हैं, ब्लास्ट और क्लास्ट। इसके बारे में मैंने बोन्स के ऊपर ऑलरेडी बनाया था। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे बॉडी में जब हम काफी डाइट अच्छा खा लेते हैं या फिर कैल्शियम रिच डाइट अगर हम ज्यादा खा लेते हैं तो हमारे बॉडी में ब्लड वेजल्स में काफी ज्यादा जो डाइट में कैल्शियम ज्यादा आता है। अब उसको स्टोर तो करना है, तो ऑस्टियोक्लास्ट सेल जो कि बोन को डिग्रेड करने का भी काम करती है, बोन को कैल्शियम का खत्म करने का भी जो काम करती है, उसे इनहिबिट कर देता है। मतलब ऑस्टियोक्लास्ट को ये इनहिबिट कर लेता है कौन? सी सेल। सी सेल किस तरीके से इनहिबिट करता है? एक कैल्सिटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है वो, और ऑस्टियोक्लास्ट को बोलता है थोड़े समय के लिए रुक जा, जितना कैल्शियम आया है उसको स्टोर होने दे, जमा होने दे इस बोन्स में, और जब बॉडी को यूटिलाइजेशन होगा तो ये कैल्शियम का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये सी सेल का काम रहता है कैल्सिटोनिन को रिलीज करना और ऑस्टियोक्लास्ट को अपना जो काम करना है उसे इनहिबिट करने के लिए ये यहाँ पे काम करता है। और पैराथायरॉयड हार्मोन एक रहता है जो कि पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलीज होता है, उसके बारे में अगला वीडियो बनेगा तो उसमें मैं क्लियर कर लूंगा। वो क्या करता है? डिग्रेडेशन बढ़ा देता है, मतलब ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स का डिग्रेडेशन नहीं, उसको बढ़ा देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम जो है वो डिग्रेड होना शुरू हो सके और बोन्स का जो कैल्शियम है वो ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाए, ताकि ब्लड वेसल्स के अंदर जो कैल्शियम लेवल मेंटेन करना रहता है वो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो पैराथायरॉयड हार्मोन की मदद से करती है। तो ये वो काफी सिंपल चीजें हैं समझने के लिए। वीडियो आप चाहे 2-3 बार देख के आप समझ सकते हैं। पैराथायरॉयड हार्मोन के बारे में या फिर पैराथायरॉयड ग्लैंड के ऊपर जो है वो अगला टॉपिक में हम लोग समझने वाले हैं। आज का टॉपिक यहीं तक था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मुझे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।